गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। अरुणोदय आईएएस में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है अमित कपूर और हम लोग बात कर रहे हैं प्रारंभिक परीक्षा के बारे में। जो भी महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, इवन सारा का सारा सिलेबस जो है वो 150 घंटे में कराया जा रहा है। और उसके एक अगले स्टेप में हम देख रहे हैं इकोनॉमी को। ठीक है, इकोनॉमी जो है उसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। 3 क्लासेस हो चुकी हैं, आज चौथी क्लास है। तो हम लोग इस पर आज बात करने वाले हैं। ठीक है, तो हमने तमाम सारे जो शब्दावलियाँ उस पर बात कर ली हुई थी। आज जो हम लोग बात करने वाले हैं वो निर्धरता एवं बेरोजगारी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, विस्तार से, और तमाम सारे उसमें पहलू हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं फटाफट। इसको ध्यान से सुनना, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, कई बार जो है यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछे हुए हैं यहाँ से निर्धनता एवं बेरोजगारी से। ठीक है, देखो भाई, हमने जो बातें कर ली थी लॉरेंज वक्र, गिनी गुणांक, तेजड़िया, मंदड़िया, ऋणपत्र, डिवेंचर के बारे में हमने बातें कर ली हुई थी। ठीक है, आज जो हम लोग बात करेंगे, हमने यहाँ तक बातें की हुई थी कि भाई राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन जो है वो कैसे गरीबी जो है वो कैसे निर्धारित करता है, तो उसकी भी परिभाषा हमने देखी हुई थी। ठीक है, आज जो हम लोग बात करने वाले हैं भाई वो क्या है, यहाँ से देख लो, फिलिप्स चक्र क्या होता है। ठीक है, फिलिप्स चक्र क्या होता है, तो फिलिप्स चक्र जो है कहा जाता है कि भाई ये भी जो है बेरोजगारी के साथ में मुद्रा स्फीति को दर्शाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो एक बार देख लो भाई फटाफट। हम लोग प्रीलिम्स के हिसाब से पढ़ रहे हैं तो बहुत लोड नहीं लेना है, ध्यान रखेंगे। तो फिलिप्स वक्र जो है आज यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे और जितना जा सकते हैं उतना जाएंगे। फिलिप्स वक्र का इस्तेमाल बेरोजगारी की दर व मुद्रास्फीति की दर के बीच संबंध बताने के लिए ब्रितानी अर्थशास्त्री जो ब्रिटेन के हैं A.W. फिलिप्स ने किया हुआ था, और इन्हीं के नाम पे आप देखेंगे फिलिप्स वक्र जो है वो नाम पड़ा हुआ है। ठीक है, तो किसके लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, बेरोजगारी की दर और मुद्रास्फीति की दर के बीच संबंध स्थापित करने के लिए या संबंध बताने के लिए यहाँ पे ब्रितानी अर्थशास्त्री W. फिलिप्स ने यहाँ पे इसका इस्तेमाल किया हुआ था। और फिलिप्स वक्र की परिभाषा के अनुसार बेरोजगारी की दर व मुद्रास्फीति की दर के बीच विपरीत संबंध पाया जाता है। कहा जाता है कि अगर मुद्रास्फीति बढ़ेगी तो मुद्रास्फीति अगर बढ़ेगी तो बेरोजगारी दर जो है वो कम हो जाएगी, ऐसा कुछ माना जाता है। और अगर बेरोजगारी दर बढ़ेगी तो मुद्रास्फीति कम हो जाएगी, तो ऐसा विपरीत संबंध माना जाता है। और इस विपरीत संबंध का अभिप्राय है कि एक उन्नत क्रम विधि से होता है जिसमें बेरोजगारी कम करने के लिए मुद्रास्फीति की अपेक्षाकृत अधिक दर के रूप में कीमत चुकानी पड़ती है। ठीक है, तो बात क्या समझे यहाँ पे, बात ये समझे कि अगर हमें बेरोजगारी कम करनी है तो मुद्रास्फीति की दर क्या है, उसको बढ़ाना पड़ेगा, उसको क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तथा मुद्रास्फीति की दर को कम करने के लिए बेरोजगारी दर जो है अपेक्षाकृत ऊंची दर के रूप में कीमत अदा करनी होती है। ठीक है, तो उल्टा एकदम से विपरीत संबंध है कि अगर आपने यहाँ पे अगर बेरोजगारी दर कम करनी है तो मुद्रास्फीति को ऊपर करना पड़ेगा, और अगर मुद्रास्फीति कम करनी है फिर बेरोजगारी दर जो है वो बढ़ जाती है। ठीक है, तो बात समझ में आ गई कैसे इन्होंने डिफाइन किया हुआ है बेरोजगारी और मुद्रास्फीति को एक साथ में लेके। भारत में निर्धनता के प्रमुख कारण क्या है, एक बार देख लो। सबसे पहली बात यहाँ पे शिक्षा है, बेरोजगारी है, अधिक बीमारी, जनसंख्या का दबाव, कम विकास दर, ध्यान रखना कम विकास दर, और मुद्रास्फीति की उच्च दर, अपर्याप्त पूंजी, कौशल का अभाव, उच्च प्रौद्योगिकी का अभाव और अधोसंरचनाओं का अभाव इत्यादि तमाम सारे कारण है जो कि निर्धनता के लिए गिने जाते हैं। ठीक है, तमाम ऐसे कारण है जो निर्धनता के लिए। निर्धनता के प्रभाव क्या है, क्या क्या हो सकते हैं प्रभाव, देख लो एक बार। निरक्षरता, कुपोषण, बीमारियां, बाल श्रम, बेरोजगारी, सामाजिक चिंता, घर की समस्या, फुटपाथ, सड़क के किनारे, दूसरी खुली जगह, एक कमरे में एक साथ कई लोगों का रहना, लैंगिक असमानता, अपराधों का बढ़ना, सामाजिक राजनीतिक घर्षण आदि जो है तमाम सारे यहाँ पे आप मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से लिख सकते हैं। पीटी में तो नहीं पूछा जाता, लेकिन हो सकता है, कुछ कहा नहीं जा सकता है, पूछा भी जा सकता है।
निर्धनता दूर करने के उपाय क्या हैं? शिक्षा का प्रसार, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं, जनसंख्या पर नियंत्रण के उपाय, रोजगार के अवसर उत्पन्न करना, महंगाई दर नियंत्रण रखना, महंगाई पर नियंत्रण रखना, कौशल का विकास, उच्च प्रौद्योगिकी का। जो आप देखेंगे उपाय क्या है? उपाय वही है जो प्रमुख कारण है। जो प्रमुख कारण है अगर इन्हीं को सही कर दिया जाए, इनकी स्थिति ठीक कर दी जाए तो क्या है, वो निर्धनता के उपाय हो जाते हैं, निर्धनता को कम करने के उपाय हो जाते हैं, दूर करने के उपाय हो जाते हैं। ठीक है, विश्व बैंक ने एक 2015 में रिपोर्ट दी हुई थी, उस पर हम लोग बात करते हैं। रिपोर्ट का शीर्षक है अत्यधिक गरीबी का खात्मा और समृद्धि में साझेदारी। ठीक है, समृद्धि में साझेदारी। तो गरीबी रेखा के पुराने पैमाने जो थे 2.5 डॉलर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन आय को बदलकर अब कितना कर दिया गया है? आप देखेंगे इसको 1.9 डॉलर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन कर दिया गया है। पीपीपी के आधार पर, पीपी परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से इसको किया गया है। और विश्व में 9.6% जनसंख्या जो है वो गरीब है। अभी 70 करोड़ जनसंख्या जो है क्या गरीब है। और भारत में आप देखेंगे 12.4% लोग क्या गरीब हैं, दुनिया में सबसे अधिक है। तो मैंने बताया था, देखो भारत को क्या है, भारत को आप देखेंगे कि वो विकासशील देशों में गिना जाता है, लेकिन वास्तव में है नहीं। क्योंकि अगर हमने गरीब बोल दिया तो क्या खराब लगेगा, इस वजह से अल्प विकसित और विकासशील बोला जाता है, क्योंकि देशों को खराब नहीं लगे कि उनको गरीब बोला जा रहा है। भारत बहुत गरीब है। ठीक है, भारत बहुत गरीब है और सन 2030 तक गरीबी उन्मूलन का लक्ष्य जो है वो रखा गया हुआ है। ठीक है, बेरोजगारी क्या है? बेरोजगारी की समस्या जो है वो विकसित तथा विकासशील देशों दोनों में पाई जाती है। ध्यान रखना, बहुत इजी स्टेटमेंट है, दोनों जगह जो है आप देखेंगे बेरोजगारी पाई जाती है। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री कीन्स ने कीन्स जो है वो बेरोजगारी को किसी भी समस्या से बड़ी समस्या मानते हैं। उनका कहना है कि अगर किसी देश में बेरोजगारी है तो ये सबसे बड़ी समस्या है। और इसी कारण वह कहता है था कि यदि किसी देश के पास बेरोजगारों से करवाने के लिए कोई भी काम ना हो तो उसने सिर्फ गड्ढे खुदवाकर उन्हें भरवाना चाहिए। ऐसा करवाने से बेरोजगार लोग भले ही कोई उत्पादक कार्य ना करें, लेकिन वे अनुत्पादक कार्यों में संलिप्त नहीं होंगे और देश में वस्तुओं और सेवाओं की मांग बनी रहेगी। तो बहुत अच्छा आइडिया दिया था इन्होंने, बहुत ही अच्छा आइडिया दिया था। कहते थे अगर कोई काम नहीं है तो फिर भी क्या है, बेरोजगार नहीं होने दो किसी को। और बेरोजगार नहीं हुआ तो हमने देखा हुआ सामाजिक समस्याएं तमाम होती है, तमाम सारे रेप्स हो जाते हैं, तमाम कैसे कि यहाँ पे लूटमार तमाम मची रहती है। तो ये सारे काम नहीं होंगे, चोरी चकारी ये सारी नहीं होगी। तो एक तरह से क्या है, अगर आपने उसको ये सारे काम करवाने के लिए दे दिए हैं तो उससे होगा क्या, देश में वस्तुओं और सेवाओं की मांग बनी रहेगी और आर्थिक ग्रोथ होता रहेगा। मतलब यही आप समझ गए ना। देखो मांग और आपूर्ति होनी चाहिए, मांग नहीं होगी तो आपूर्ति नहीं होगी, तो मांग बनी रहनी चाहिए। इसी वजह से कहा गया लोगों के पास पैसा रहना। और मांग कैसे आएगी, लोगों के पास पैसा रहना चाहिए, पैसा बेरोजगार नहीं रहना चाहिए, नहीं तो क्या है मांग होएगी नहीं, आपूर्ति का कोई सवाल नहीं बनता है और इससे आर्थिक समृद्धि का कोई भी सवाल नहीं उठता है। ठीक है, तो ध्यान रखना यहाँ पे बेरोजगारी कीन्स ने बहुत अच्छी तरह से उसको समझाया हुआ है कि कोई ना कोई काम करवाइए। और जैसा कि आप देख रहे हैं भारत देश में मनरेगा की मैं बात करूं तो मनरेगा में तमाम सारे ऐसे ये कार्य करवाए जाते हैं। भले ही आप देखेंगे कि वहाँ पे कोई काम ना हो, फिर भी इसके बाद में हालांकि मोदी सरकार जब आई तो उन्होंने एक स्टेटमेंट भी दिया था कि ठीक है हमें क्या, हम तो देते रहेंगे पैसा जो है मनरेगा में देते रहेंगे, बजट बनाते रहेंगे, लेकिन क्या करें, गड्ढे भरवाते हैं। तो वही काम है यहाँ पे। बेरोजगार किसे कहते हैं ये हमने देख लिया, तो एक बार फिर से देख लो। बेरोजगार उस व्यक्ति को कहा जाता है जो कि बाजार में प्रचलित मजदूरी दर पर काम तो करना चाहता है लेकिन उसे काम नहीं मिलता है। ठीक है, उसे काम नहीं मिल पा रहा है। और बेरोजगारी जो परिभाषा है अलग अलग देश में अलग अलग होती है। जैसे अमेरिका में हमने देखा था कि उसकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से नौकरी नहीं मिलती है तो फिर वो बेरोजगार माना जाएगा। ठीक है, लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में तो पता लगे कंप्यूटर साइंस से बीटेक किया हुआ है और किसी ऐसे ही किसी कंपनी में जॉब कर रहा है जहाँ पे कंप्यूटर का इस्तेमाल ही नहीं होता है। ठीक है, तो उसने क्या किया हुआ, कंप्यूटर साइंस इंजीनियर बना हुआ है, पता लगे कुछ और काम कर रहा है। तो
अगर अमेरिका में ये स्थिति होती तो उसको क्या मान लिया जाता? बेरोजगार मान लिया जाता। हमारे यहाँ कुछ भी करने का, इंडिया में कुछ भी करने के बाद में कुछ भी करे जाके कोई मतलब नहीं है, बस काम मिलना चाहिए, काम मिलना चाहिए, ठीक है। तो अलग अलग देशों में अलग अलग परिभाषाएं हैं। विकासशील देशों में निम्न प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है। हम इंडिया की बात कर रहे हैं, ध्यान रखना, यहां से क्वेश्चन पीटी में पूछा जाता है, सब लोग यहां पे ध्यान देंगे। प्रीलिम्स में क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है, कई बार पूछा जाता है, परिभाषा के हिसाब से पूछा जाता है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे। विकासशील देशों में अर्थात भारत जैसे देश में कौन कौन सी किस किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? मौसमी बेरोजगारी, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, इस प्रकार की बेरोजगारी कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। कहां पाई जाती है? कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। कृषि में लगे लोगों को कृषि की जुताई, बुआई, कटाई आदि कार्यों के समय तो रोजगार मिलता है, लेकिन जैसे ही कृषि कार्य खत्म होता है तो कृषि में लगे लोग बेरोजगार हो जाते हैं। एक मौसम में हर टाइम तो देखिए खेती होती नहीं है। एक टाइम ऐसा, जैसे इस समय की मैं बात करूं तो गांव में क्या है, इस समय आप देखेंगे कि गेहूं कट गए हैं, अब आदमी आराम से ताश खेल रहा होगा, ठीक है। तो क्या है, ये चीज, तो यहां पे अब इंसान बेरोजगार है, उसके पास काम करने के लिए कोई काम नहीं है, ठीक है। तो ये स्थिति, ये हालांकि इस समय जो है थोड़ा कह सकते हैं कि जायद की फसलें जरूर उगाई जाती हैं, जिसमें कोई ककड़ी है, खीरा है, सब्जी वगैरह उगाई जाती है, लेकिन हर इंसान ऐसा नहीं करता है। तो क्या इस टाइम क्या है, होंगे बेरोजगार होंगे। हाँ, कृषि के सारे कार्य जो है वो हो चुके हैं। प्रच्छन्न बेरोजगारी, डिस्टिंक्ट अनएम्प्लॉयमेंट, देख लो पूछा गया यूपीएससी में 2-3 बार पूछा गया है ये लगातार। प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या है? जिसको हम लोग बोलते हैं छिपी हुई बेरोजगारी, छिपी हुई बेरोजगारी, ठीक है। देख लो, प्रच्छन्न बेरोजगारी उस बेरोजगारी को कहते हैं जिसमें कुछ लोग की उत्पादकता शून्य होती है, अर्थात यदि इन लोगों को उस काम से हटा भी लिया जाए तो भी उत्पादन में कोई अंतर नहीं आएगा। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है कि किसी फैक्ट्री में 100 जूतों का निर्माण 10 लोग कर रहे हैं, और यदि उनमें से 3 बाहर निकाल दिए जाए तो भी 100 जूतों का निर्माण हो जाएगा। तो इन हटाए गए 3 लोगों को प्रच्छन्न रूप से बेरोजगार कहा जाएगा। इसको हम लोग छिपी हुई बेरोजगारी भी बोलते हैं, ठीक है। वो मतलब बस काम कर रहे हैं ऐसे फर्जी, इधर का उधर, इधर का उधर। अगर वो नहीं भी करेंगे तब भी वो काम समय पर हो जाएगा और जितना करना चाहिए उतना ही काम होगा। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रच्छन्न बेरोजगारी। भारत की कृषि में इस प्रकार की बेरोजगारी बहुत बड़ी समस्या है। हाँ, आप देखेंगे कृषि कार्य में अगर 4 लोग खेत काट रहे हैं जाके गेहूं का, और उसमें 6 लोग लगे हुए हैं, और ये पक्का पता है कि 4 लोग जो है समय पर खेत को काट लेंगे, लेकिन फिर भी क्या है, 2 लोग लगे रहते हैं ऐसे ही, ठीक है। तो उसका कोई काम नहीं है, उसका कोई काम नहीं, बस ऐसे ही है। तो भारत में कृषि में इस प्रकार की बेरोजगारी बहुत बड़ी समस्या है, जिसको हम लोग प्रच्छन्न बेरोजगारी, डिस्टिंक्ट बोलते हैं इसको, और छिपी हुई बेरोजगारी इसको बोला जाता है। संरचनात्मक बेरोजगारी, ये भी बहुत बड़ी समस्या है। ये भी आप देखेंगे विकासशील देशों की बहुत बड़ी समस्या है। संरचनात्मक बेरोजगारी तब प्रकट होती है जब बाजार में दीर्घकालिक स्थितियों में बदलाव आता है, ठीक है। दीर्घकालिक स्थितियों में बदलाव आता है। कैसे, एक बार देख लो। उदाहरण के लिए भारत में स्कूटर का उत्पादन बंद हो गया है और कार का उत्पादन बढ़ रहा है। इस नए विकास के कारण जो कार उत्पादन कर रहा है, जो कार उत्पादन बढ़ रहा है, इस नए कार्य के कारण, इस नए विकास के कारण स्कूटर के उत्पादन में लगे मिस्त्री बेरोजगार हो गए और कार बनाने वालों की मांग बढ़ गई है, ठीक है। और इस प्रकार की बेरोजगारी देश की आर्थिक संरचना में परिवर्तन के कारण पैदा होती है। बात समझ गए? क्या इसको संरचनात्मक बोल रहे हैं, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट बोल रहे हैं, ठीक है। तो आप वो जो मैकेनिक थे, जो उन्होंने काम सीखा था, वर्षों से उसको काम कर रहे थे, लेकिन आप देख रहे हैं कि जो शिफ्टिंग हो गई है, बाइक की जगह कार आ गई है, तो अब कार के लिए क्या है, ज्यादा हमें मैन पावर चाहिए। तो स्कूटर वाले कैसे हो गए, बेरोजगार हो गए, ठीक है। विकसित देशों में ये 2 प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है। देख लो कौन सी है, चक्रीय बेरोजगारी, ठीक है। यहां पे देख लो, चक्रीय बेरोजगारी।
इस प्रकार की बेरोजगारी अर्थव्यवस्था में चक्रीय उतार चढ़ाव के कारण पैदा होती है और जब अर्थव्यवस्था में समृद्धि का दौर होता है तो उत्पादन बढ़ता है, रोजगार के नए अवसर पैदा होते हैं और जब अर्थव्यवस्था में मंदी का दौर आता है तो उत्पादन कम होता है और कम लोगों की जरूरत होती है, जिसके कारण बेरोजगारी बढ़ती है। ठीक है, तो एक तरह से कह सकते हैं छटनी हो जाती है यहां से। ठीक है, छटनी हो जाती है, छटनी हो जाती है। जैसी मंदी आई, बाहर गए, अच्छा काम चलने लगा, वापस आ गए, तो एक चक्र चल रहा है, अच्छा काम बुरा काम, अच्छा काम मंदी, अच्छा काम मंदी। तो ऐसे क्या लोग अंदर बाहर होते रहते हैं और ऐसी बेरोजगारी ये विकसित देशों के लिए बड़ी हानिकारक होती है, दुखदाई कह सकते हैं, दुखदाई होती है। ठीक है, प्रतिरोधात्मक जिसको बोलते हैं घर्षण जनित बेरोजगारी, फ्रिक्शनल। ठीक है, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, एक ऐसा व्यक्ति जो एक रोजगार को छोड़कर किसी दूसरे रोजगार में जाता है तो दोनों रोजगारों के बीच की अवधि में वह बेरोजगार हो सकता है, या ऐसा हो सकता है कि नई टेक्नोलॉजी के प्रयोग के कारण एक व्यक्ति एक रोजगार से निकलकर या निकाल दिए जाने के कारण रोजगार की तलाश कर रहा हो, तो पुरानी नौकरी छोड़ने और नया रोजगार पाने की अवधि के बेरोजगारी को घर्षण जनित बेरोजगारी कहा जाता है। बात समझ में आई? कोई दिक्कत नहीं है ना? देखो यहां पे साफ साफ कहा जा रहा है कि एक आदमी नौकरी कर रहा था, फिर कुछ दिक्कत हुई, उसने छोड़ दी नौकरी, अब नौकरी ढूंढ रहा है और जब तक नौकरी मिलती है और जो नौकरी छोड़ी हुई है उसके बीच का जो समय है, जो अवधि है, उसके बीच में क्या रहता है, वो बेरोजगार रहता है। और उसी बीच की अवधि को हम लोग क्या कहते हैं, घर्षणात्मक बेरोजगारी या घर्षण जनित बेरोजगारी। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, बेरोजगारी के अन्य प्रकार देख लो। एक तो होती है ऐच्छिक बेरोजगारी, वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, एक ऐसा व्यक्ति जो बाजार में पिछली मजदूरी दर पर काम करने को तैयार नहीं है, अर्थात वह ज्यादा मजदूरी की मांग कर रहा है जो कि उसको मिल नहीं रही है, इस कारण वह बेरोजगार है। तो वॉलंटरी ऐच्छिक, उसको अपने काम के हिसाब से उसको सैलरी मिल रही है तो क्या करेगा, छोड़ के चला जाएगा या उसको एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। तो ऐसी बेरोजगारी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऐच्छिक बेरोजगारी। खुली या अनैच्छिक बेरोजगारी, ओपन या इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, एक ऐसा व्यक्ति जो बाजार में पिछली मजदूरी दर पर काम करने को तैयार है लेकिन फिर भी उसे काम नहीं मिल रहा है, तो उसे अनैच्छिक बेरोजगारी कहा जाएगा। बिल्कुल ऐच्छिक से उल्टा है अनैच्छिक। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट देखो, अल्प रोजगार। ऐसे इसमें ऐसे श्रमिक आते हैं जिन्हें थोड़ा बहुत काम मिलता है परंतु अपनी क्षमता के अनुसार काम नहीं मिलता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अल्प रोजगार बोलते हैं, अल्प रोजगार बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो, तकनीकी बेरोजगारी। आधुनिक तकनीकों का उपयोग करने के कारण निर्मित हुई बेरोजगारी है ये। तकनीकी बेरोजगार, मान लो अभी वही एग्जाम्पल हमने लिया हुआ था, स्कूटर का मैकेनिक था, अच्छा काम चल रहा था, अब क्या है, टेक्नोलॉजी चेंज हुई, कारें बनने लगी, लोगों ने क्या किया, उसमें कुछ इंप्रूव कर दिया। या ऐसा समझिए, आप ऐसा समझ सकते हैं कि मान लो ठीक है वो मोटरसाइकिल का ही काम कर रहा था, लेकिन मोटरसाइकिल में कुछ ऐसी मान लो इलेक्ट्रिकल टाइप की आ गई, इलेक्ट्रिक उसमें आ गई है, बाइक आ गई हैं, उसमें कुछ और चीज़ें लगा दी गई हैं, ऐड कर दी गई हैं, तो वही जो मैकेनिक है मोटरसाइकिल वाला जो कि पुराने ढर्रे पे काम कर रहा था, अब नई टेक्निक के हिसाब से उसको काम सीखना पड़ेगा, नहीं तो क्या है वो बेरोजगार हो जाएगा उसी बाइक रिपेयरिंग के मामले में। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में आप क्या देखेंगे, तकनीकी बेरोजगार अर्थात आधुनिक तकनीकों का उपयोग करने कारण निर्मित हुई बेरोजगारी। जब उद्योग में आधुनिक तकनीकी एवं प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाता है तो मानव श्रम की आवश्यकता कम हो जाती है, जिससे वो बेरोजगारी उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, तो इसको हमने तकनीकी की बात कर ली। यहां पे एक और एग्जांपल देखते हैं, सिंपल। तमाम सारे काम आप देख रहे हैं रोबोट कर रहा है। ठीक है, मानव जो है तमाम सारी मशीनों का निर्माण हो गया है, तमाम सारी मशीनों का निर्माण हो गया है। अब आप देखते हैं कि जैसे कि धान कटाई में एक नई मशीन आ गई है, वो सारे काम कर दे रही है। जो पहले गांव के लोग करते थे, काटते थे, समय ज़्यादा लगता था, लेकिन क्या है अब वो बेरोजगार हो गए, उसकी जगह मशीनों ने ले लिया है, उसकी जगह मशीनों ने ले ली है। ठीक है, तो ऐसी बेरोजगारी को हम लोग तकनीकी बेरोजगारी बोलते हैं। ठीक है, शिक्षित बेरोजगारी, शिक्षा के अनुसार काम ना मिलना
ऐसा देखा जा रहा है कि चपरासी की नौकरी के लिए एक MA पास लोग भी आवेदन कर रहे हैं। ठीक है, तो ये शिक्षित बेरोजगारी है। अब आप देखेंगे IAS की तैयारी करने वाला ग्रुप डी रेलवे का भी फॉर्म भर रहा है, तो उसको क्या माना जाएगा? शिक्षित बेरोजगार माना जाएगा, शिक्षित बेरोजगार माना जाएगा। एक IPS की तैयारी करता हुआ इंसान अगर कांस्टेबल का एग्जाम देने जा रहा है और पास हो रहा है तो आप देखेंगे शिक्षित बेरोजगार। ठीक है, दिक्कत है यहाँ पे। नेक्स्ट देखो, बेरोजगारी का मापन कैसे किया जाता है? तो हमने देखा हुआ था कि बेरोजगारी का मापन जो है वो NSSO करता है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन जो है वो यहाँ पे आप देखेंगे मापन करता है। तो 3 विधियां बताता है वो, ध्यान से सुन लेना, पूछी जा सकती हैं। कौन कौन सी हैं? नंबर 1, ये 3 विधियां हैं। एक तो सामान्य स्थिति कब होती है, देख लो। एक तो सामान्य स्थिति में मापन करता है, इसमें वर्ष को 2 भागों में बांटा जाता है, एक तो व्यस्त भाग होता है और एक सुस्त भाग होता है। और यदि किसी व्यक्ति को व्यस्त भाग में भी काम ना मिले तो उसे बेरोजगार माना जाएगा। ऐसा NSSO क्या करता है? मापन करता है, मापता है। तो पहली विधि हमने देख ली, व्यस्त वाली और सुस्त वाली। ठीक है, जब व्यक्ति को व्यस्त में भी क्या है, काम ना मिले, जब वो काम करना चाहता है, जब वो काम करना चाहता है और काम ना मिले तो वो बेरोजगार माना जाएगा। दूसरा यहाँ पे देखिए, दूसरा जो है NSSO कैसे मापता है? प्रचलित साप्ताहिक स्थिति। ठीक है, प्रचलित साप्ताहिक स्थिति। किसी संदर्भित सप्ताह में यदि किसी को 1 घंटे का काम भी मिले, काम भी ना मिले तो उसे बेरोजगार माना जाएगा। ठीक है, क्या कह रहा है यहाँ पे? कह रहा है कि किसी संदर्भित सप्ताह में यदि किसी को 1 घंटे का काम भी ना मिले, 1 सप्ताह में, सोचो कैसे नाप रहा है, 1 सप्ताह में सिर्फ 1 घंटे उसको काम करना ना मिले तो उसको बेरोजगार मान लिया जाएगा। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? प्रचलित साप्ताहिक स्थिति। और एक और है प्रचलित दैनिक स्थिति। देख लो एक बार, यदि किसी व्यक्ति को 1 दिन में 4 घंटे का रोजगार उपलब्ध हो तो उसे आधे दिन का और इससे अधिक रोजगार उपलब्ध होने पर उसे पूरे दिन का रोजगार माना जाता है और यह सबसे उपयुक्त विधि है। देख लो एक बार दोबारा से, प्रचलित दैनिक विधि, 1 दिन में 4 घंटे का रोजगार मिल गया उसे, तो उसे आधे दिन का और उससे अधिक रोजगार उपलब्ध होने पर उसे पूरे दिन का रोजगार मान जाएगा। मतलब 4 घंटे तो काम कर ही रहा है, 4 घंटे तो काम कर ही रहा है। अगर वो थोड़ी देर और काम कर लेता तो उसको क्या माना जाएगा? पूरे दिन का काम माना जाएगा कि हाँ पूरे दिन इसने अपनी क्षमता के अनुसार काम कर लिया हुआ है, पूरे दिन का रोजगार माना जाता है, इसे सबसे उपयुक्त माना जाता है। ठीक है, तो 3 तरह की यहाँ पे बेरोजगारी मापन। नंबर 1 सामान्य स्थिति, नंबर 2 प्रचलित सप्ताह में 1 घंटा, ठीक है, इसके बाद में प्रचलित दैनिक स्थिति। ठीक है, तो इसमें 4 घंटे के अलावा और भी कुछ, 4 घंटे के अलावा कुछ और भी, तो उसको पूरे दिन के लिए काम मिल जाएगा, तो पूरे दिन का उसका रोजगार माना जाता है। ठीक है, तो 3 तरह की यहाँ पे हैं। अब नेक्स्ट देखो, वर्ष 2011-12 के दौरान श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा किए गए एक सर्वे के अनुसार भारत में बेरोजगारी दर जो है वो 3.8 है। कितनी है? 3.8 है। ओके, हाँ, बेरोजगारी दर किसको बोलते हैं? देख लो एक बार, बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या को 10 से गुना करके, 100 से गुना करके, ध्यान रखेंगे 10 नहीं है, 10 नहीं, कंफ्यूज नहीं करना भाई। बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या को 100 से गुना करके कुल श्रम शक्ति से भाग देने पर बेरोजगारी की दर प्राप्त होती है। कैसे? एक बार देख लो फॉर्मूला, बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या, मैं इधर लिख देता हूं, बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या, ठीक है, संख्या डिवाइडेड बाय कुल श्रम शक्ति से भाग देने पर, यहां पे हम क्या करेंगे? कुल श्रम शक्ति कर देंगे, ठीक है, मैन पावर इंटू 100। अब ये क्या हो गई? ये बेरोजगारी दर है आपकी, ये बेरोजगारी दर है। ठीक है, ये क्या है? बेरोजगारी दर है। ओके, तो इस ऐसे हम लोग बेरोजगारी दर निकालते हैं। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक की रिपोर्ट जारी करता है। कौन जारी करता है? ये अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन जो है, वर्ल्ड
एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक जारी करता है, ठीक है, ये हर साल जारी करता है, ध्यान रखना, ये हर साल जारी करता है। पॉइंट को नोट करके पढ़ना, इसको हो सकता है पीटी में पूछे, ठीक है। एक नए मुद्दे पे हम लोग बात करने वाले हैं अभी, और इस नए मुद्दे पे हम लोग एक बार बात करने वाले हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से एक नया टॉपिक है, अब हम लोग जो है आगे बढ़ रहे हैं। राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम की हम लोग बात करेंगे। इसमें तमाम सारे पहलू हैं जो कि फार्मूला बेस्ड जो है यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। नेशनल इनकम को मापने का तरीका क्या है, क्या क्या इसमें ऐड किया जाता है, तो उसके आधार पर हम इसको देखेंगे, ठीक है, उसके आधार पर हम लोग इसको देखेंगे। चलो भाई देखो, राष्ट्रीय आय से इसकी हमने बात कर चुके हैं एक बार, जब हम लोग आर्थिक शब्दावलियां पढ़ रहे थे तो उसकी बात हम लोग कर चुके थे, लेकिन फिर भी एक बार देख लीजिए क्योंकि टॉपिक की हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं। तो राष्ट्रीय आय से तात्पर्य किसी देश की अर्थव्यवस्था द्वारा पूरे वर्ष के दौरान, एक वर्ष आप कह सकते हैं, पूरे वर्ष के दौरान उत्पादित अंतिम वस्तुओं व सेवाओं के शुद्ध मूल्य के योग से होता है। शुद्ध मूल्य के योग से होता है कितने साल में, पूरे वर्ष के दौरान, पूरे वर्ष के दौरान, ठीक है, सेवाओं और वस्तुओं के शुद्ध मूल्य के योग से होता है राष्ट्रीय आय का तात्पर्य, और इसमें विदेशों से अर्जित शुद्ध आय भी शामिल होती है। हमने बातें कल ली हुई थी, अब इसको क्यों शामिल किया जाता है, विदेशों से अर्जित शुद्ध आय भी शामिल होती है यहाँ पे। तो जो भारतीय हैं, जो विदेश में रह रहे हैं, वो भी क्या है, कुछ ना कुछ तो भेजते होंगे ना अपने देश में, भारत देश में, तो उसको भी ऐड कर लिया जाता है, नेशनल इनकम में उसको भी गिना जाता है। ध्यान रखेंगे, अभी हम तमाम सारे इसमें फॉर्मूला देखने वाले हैं, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। इसे पारंपरिक रूप से साधन लागत, जिसको हम लोग बोलते हैं फैक्टर कॉस्ट, और कॉमा शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट से दर्शाया जाता है। कैसे दर्शाया जाता है इसको, नेशनल इनकम को साधन लागत मतलब फैक्टर कॉस्ट, कॉमा शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद से दर्शाया जाता है। परंतु जनवरी 2015 में CSO सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना बाजार मूल्य, मार्केट प्राइस पर की जा रही है। तो ये बदलाव हुआ है, ध्यान रखना कब बदलाव हुआ है, यहाँ पे 2015 में केंद्रीय सांख्यिकी ऑर्गेनाइजेशन जो है उसने, या ऑफिस आप कह सकते हैं, कार्यालय द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना को बदल दिया गया है। पहले साधन लागत पे ये गिना जाता था, अब क्या है, मार्केट प्राइस पे इसको गिना जाता है, मार्केट प्राइस पे इसको गिना जाता है, बाजार मूल्य पर गिना जाता है, ठीक है। और नेक्स्ट देखो, सकल मूल्य वर्धन, इसमें देख लो अगला पॉइंट है, सकल मूल्य वर्धन में उत्पाद करों वर्तमान में वस्तु एवं सेवा कर को शामिल करने के बाद बाजार मूल्य ज्ञात किया जाता है। कैसे ज्ञात किया जा रहा है, जीवीए में उत्पाद करों को शामिल करने के बाद, ठीक है, इसकी भी हम लोग अभी चर्चा करने वाले हैं, ठीक है, क्या है ये, आखिर ये है क्या। नेक्स्ट, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी ने 1868 में अपनी किताब द पॉवर्टी इन ब्रिटिश रूल इन इंडिया इसमें की है, और इसमें उन्होंने क्या किया हुआ है, उनके द्वारा प्रति व्यक्ति आय को 20 रुपए वो माना गया हुआ है, ठीक है, 20 रुपए माना गया हुआ है। तो ये हमने सारी चीजें देख ली हुई है। इसमें नेक्स्ट स्टेप पे हम लोग चलते हैं। रूसी और अमेरिकी अर्थशास्त्री और सांख्यविद साइमन कुजनेट के द्वारा सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय लेखांकन के लिए एक मानक निर्धारित किए गए, जिससे पहली बार सकल राष्ट्रीय उत्पाद के सटीक अनुमानों की गणना की गई है, ठीक है। कहाँ के थे ये, रूसी और अमेरिकी विकास अर्थशास्त्री और सांख्यिकीविद साइमन कुजनेट के द्वारा पहली बार ऐसा किया गया था कि राष्ट्रीय आय लेखांकन के लिए मानक निर्धारित किए गए थे, एक स्टैंडर्ड निर्धारित किया गया हुआ था। किसके द्वारा है, ध्यान रखना, नाम देख लो, साइमन कुजनेट के द्वारा, ठीक है। और इन्हें आर्थिक विकास पर अपने शोध के लिए अर्थशास्त्र पर 1971 में नोबेल मेमोरियल पुरस्कार से भी नवाजा गया हुआ था, सम्मानित किया गया हुआ था, ठीक है। तो इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला हुआ है, किसमें, अर्थशास्त्र में, आर्थिक विकास पर उन्होंने शोध किया हुआ था, ठीक है। कुजनेट की इस विधि का प्रयोग कर देश की घरेलू एवं राष्ट्रीय आय को सकल एवं निगल रूपों में
माप करते हुए 4 स्पष्ट अवधारणाओं का विकास किया गया है जो इस प्रकार हैं। वो ये अवधारणाएं किसने दी हुई है? ये साइमन कुजनेट ने दी हुई है। देख लो, जीडीपी और एनडीपी, जीएनपी और एनएनपी, ये सारी अवधारणाएं जो हैं साइमन कुजनेट ने दी हुई हैं। ठीक है, इन अवधारणाओं का विकास हुआ है। ठीक है, तो ये सारी क्या है? देश की घरेलू और राष्ट्रीय आय को सकल और निवल रूपों में मापने के लिए इनके ये शब्दावलियां हैं, ये अवधारणाएं आप कह सकते हैं। इनका विकास साइमन कुजनेट के किया हुआ था। ठीक है, कब किया हुआ है? 1971 में। और इसी कारण आप देखेंगे, सॉरी इससे पहले और 1971 में, इसी वजह से इनको नोबेल पुरस्कार मिला हुआ था। ठीक है, सकल घरेलू उत्पाद हमने बात कर ली है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद, जीडीपी जिसको हम लोग बोलते हैं आम भाषा में, सब लोग जानता होगा। जीडीपी एक वर्ष की अवधि में देश की सीमाओं के भीतर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य होता है। ये क्या होता है? मौद्रिक मूल्य होता है। देश के भीतर, देश की सीमाओं के भीतर, मैं फिर से आपको डिक्टेट कर रहा हूं, देश की सीमाओं के भीतर उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को हम लोग क्या बोलते हैं? जीडीपी बोलते हैं। जीडीपी बोलते हैं। बाहर के इसमें कोई शामिल नहीं होता, ध्यान रखना। बाहर का कोई भी अगर कोई धन भेज रहा है तो इसमें शामिल नहीं होता है। नेक्स्ट देखो, यह है भारत में एक वर्ष, मतलब 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का है समय। यहां पे जो समय दिया जा रहा है, एक वर्ष की जो अवधि दी जा रही है, कहां से स्टार्ट होता है? ये 1 अप्रैल से स्टार्ट होके 31 मार्च तक चलता है। तो ये आपको जीडीपी का मतलब समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। और इसी में थोड़ा सा देख लो, इसे सामान्यतः किसी देश के जीवन स्तर और अर्थव्यवस्था की समृद्धि का सूचक माना जाता है। ठीक है, अगर कहा जाता है कि जीडीपी हमारा अच्छा है, अगर जीडीपी हमारा अच्छा है तो देश का जीवन स्तर और उसकी अर्थव्यवस्था की समृद्धि अच्छी खासी रही है। ठीक है, ऐसा स्टेटमेंट भी यूपीएससी बना सकता है। तो इसके लिए आप तैयार रहिए। जितनी चीजें मैं बता रहा हूं सुनते जाइए और देखते जाइए। ठीक है, जीडीपी में सभी निजी और सार्वजनिक खपत, निवेश, सरकारी परिव्यय, निजी आविष्कार, भुगतान, निर्माण लागत, विदेशियों द्वारा देश में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को शामिल किया जाता है। ये सारी चीजें ध्यान रखना, यूपीएससी इस पे क्या है? निगाह रखती है, तो आपको भी इस पे निगाह रखनी चाहिए। ठीक है, जितने भी आप देख रहे हैं यहाँ पे, निजी सार्वजनिक खपत, निवेश, सरकारी परिव्यय, निजी आविष्कार, भुगतान, निर्माण, और खास ध्यान देना क्या? विदेशियों द्वारा देश में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को शामिल किया जाता है जीडीपी में। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, जो भारत के बाहर भारतीय रह रहे हैं वो कुछ भी भेजते हैं, उसको जीडीपी में नहीं गिना जाता है। ध्यान रखना, उसको कहां गिना जाता है मैं अभी बताने वाला हूं। देख लो, जीडीपी के विभिन्न उपयोग हैं। क्या क्या उपयोग हैं फटाफट देख लो यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से। जीडीपी में होने वाला वार्षिक प्रतिशत परिवर्तन ही किसी अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर मानी जाती है। कैसा? वार्षिक प्रतिशत परिवर्तन ही किसी अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर मानी जाती। उदाहरण के लिए, किसी देश की जीडीपी चालू वित्त वर्ष में 110 रुपए है और यह विगत वर्ष से 10 रुपए ज्यादा है, तो उस देश की अर्थव्यवस्था की वृद्धि कितनी हुई? 10% मानी जाएगी, 10% मानी जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट, इसके आंकड़े परिमाणात्मक होते हैं। ठीक है, परिमाणात्मक होते हैं, क्वांटिटेटिव जिसको बोलते हैं। तो इसके आंकड़े क्वांटिटेटिव दृष्टिकोण प्रदान करते हैं। और इसके आकार से देश की आंतरिक आर्थिक शक्ति का पता चलता है, लेकिन इससे देश के अंदर उत्पादों और सेवाओं की गुणवत्ता के स्तर का पता नहीं चलता है। आर्थिक शक्ति का तो पता चल जाता है, ठीक है, कि कितनी ज्यादा आर्थिक शक्ति जो है इस देश के पास में है, लेकिन देश के अंदर उत्पादों और सेवाओं की गुणवत्ता के स्तर का पता नहीं चल पाता है। इसमें थोड़ी प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो तुलनात्मक अर्थशास्त्र में जीडीपी के आंकड़ों का सर्वाधिक उपयोग किया जाता है। अगर हमें तुलना करनी है तो जीडीपी के आंकड़ों का ही हम लोग सर्वाधिक उपयोग करते हैं। आप कहीं भी इसी वजह से आप देखेंगे न्यूज़पेपर में जीडीपी बात होती रहती है। ठीक है, उसका जीडीपी इतना है, उसका जीडीपी इतना है, भारत का जीडीपी इतना है। ठीक है, तो ये जीडीपी क्या है? तुलनात्मक अर्थशास्त्र को के आंकड़े का सर्वाधिक
उपयोग किया जाता है, ठीक है, जीडीपी के आंकड़ों का सर्वाधिक उपयोग किया जाता है, किसे तुलना करने के लिए, तुलनात्मक दृष्टि से। उदाहरण के लिए देखेंगे कि आईएमएफ द्वारा विश्व की अर्थव्यवस्थाओं के जीडीपी को क्रय शक्ति क्षमता परचेजिंग पावर पैरिटी के आधार पर श्रेणीबद्ध किया जाता है, ठीक है, ध्यान रखना इसको, कौन करता है इसको, आईएमएफ, ठीक है, आईएमएफ जो है विश्व की अर्थव्यवस्थाओं के जीडीपी को क्रय क्षमता के आधार पर श्रेणीबद्ध करता है। वर्तमान में भारत का जीडीपी विश्व में तीसरे स्थान पर है, पीपीपी के आधार पर, परचेजिंग पावर पैरिटी के क्रय शक्ति क्षमता के आधार पर कितने हम लोग हैं, हम तीसरे नंबर पे हैं इस समय, ठीक है, तीसरे नंबर पर हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इसी में एक और चीज आती है जिसको हम लोग बात कर रहे हैं, शुद्ध घरेलू उत्पाद, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अभी हम लोग क्या बोलते थे, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की हम लोग बात कर रहे थे, अब हम बात करने वाले हैं नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट की। तो सकल घरेलू उत्पाद, जिसको हम लोग यहाँ पे ग्रॉस डोमेस्टिक की बात कर रहे थे, में से उक्त वर्ष के दौरान, ऐसे लिख सकते हैं हम सरल शब्दों में कि जीडीपी में से उक्त वर्ष के दौरान होने वाली घिसावट, डिप्रिसिएशन को घटाकर शुद्ध घरेलू उत्पाद प्राप्त किया जाता है, तो जीडीपी में से घटा दो, ठीक है, यहां पे जीडीपी में से घटा दो, क्या घटाओगे, घिसावट, इसको क्या बोलेंगे, घिसावट, ठीक है। तो जब इसको हमने घटा दिया है तो आप देख रहे हैं यहां पे क्या प्राप्त हो रहा है, एनडीपी प्राप्त हो रहा है, एनडीपी प्राप्त हो रहा है। वस्तुतः जिन संसाधनों द्वारा उत्पादन किया जाता है, उपयोग के दौरान उनके मूल्य में कमी हो जाती है, जिसका मतलब है कि उस सामान के घिसने या टूटने से होता है, ठीक है। मान लो ये हमने पेन हमने बताया था 10 रुपए का लिया हुआ है, 10 दिन हमने चला लिया इसको, 10 रुपए का हमने लिया था और अब ये 10 रुपए में नहीं बिकेगा, तो इसको हम लोग क्या कर दिए, अगर हमें इसकी शुद्ध घरेलू उत्पाद के आधार पर इसको देखा जाए तो क्या करेंगे, 10 रुपए इसका मूल्य था और 10 दिन हमने चला लिया, तो यह क्या है, 10 रुपए का नहीं रह जाएगा, क्यों, हमने 10 दिन चला लिया हुआ है इसको। इसमें घिसावट या टूट फूट का भी हिसाब रखा जाता है और सभी देशों में घिसावट की दर सरकार निर्धारित करती है, ठीक है। ध्यान रखना, यहाँ पे कोई बैंक या केंद्रीय बैंक निर्धारित नहीं करती है, सरकार निर्धारित करती है, तथा भारत में इसका निर्धारण केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय करता है। घिसावट की या टूटने फूटने का जो है दर कौन निर्धारित करता है, केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय करता है, केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय करता है। और यह दर मूल रूप से तार्किक आधार पर तय होती है। उदाहरण के लिए भारत में मकान में होने वाले घिसावट की दर 1% सालाना है, ठीक है। और शुद्ध घरेलू उत्पाद, यहां पे देख लो जो हमने वहां पे लिखा हुआ था, फॉर्मूला देख लो, शुद्ध घरेलू उत्पाद इसको कैसे निकालते हैं, एनडीपी इज इक्वल टू जीडीपी माइनस घिसावट डिप्रिसिएशन, ठीक है। इस तरह से हम लोग इसको देखते हैं, इस तरह से हम लोग इसको देखते हैं। और इस प्रकार यह है कि किसी भी वर्ष में, किसी भी अर्थव्यवस्था में शुद्ध घरेलू उत्पाद हमेशा उस साल की जीडीपी से कम होता है, जीडीपी से कम होता है, ठीक है। बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। शुद्ध घरेलू उत्पाद जो होगा हमेशा देखेंगे, हमेशा उस साल की जीडीपी से कम होता है, उस साल की जीडीपी से कम होता है, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। नेक्स्ट देखो, शुद्ध घरेलू उत्पाद के लिए विभिन्न उपयोग क्या क्या हैं। इसका उपयोग घिसावट के कारण होने वाले नुकसान के आकलन के रूप में के लिए किया जाता है। घिसावट और इसकी विभिन्न दरों का प्रयोग सरकारों द्वारा आर्थिक नीतियों के निर्धारण में किया जाता है। तो दूसरा उपयोग ये हमने देख लिया। तीसरा, खास समयावधि के दौरान इससे उद्योग धंधे और कारोबार में अलग अलग क्षेत्र की स्थिति का अंदाजा लगाया जाता है। ये सारे पॉइंट ध्यान रखना, पूछा जा सकता है। शुद्ध घरेलू उत्पाद के उपयोग निम्नलिखित में से हैं, ए बी सी डी या 1 2 3 4 करके आपको दिए जाएंगे। और यहाँ पे चौथा पॉइंट देखिए, घिसावट की दर को कम करने से जुड़े अनुसंधान और विकास के क्षेत्र में अर्थव्यवस्था की उपलब्धियों को दर्शाने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। तो अनुसंधान और विकास के क्षेत्र में अर्थव्यवस्था की उपलब्धि को दर्शाने के लिए भी आप देखेंगे शुद्ध घरेलू उत्पाद का प्रयोग किया जाता है, इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये सारे मुद्दे हमने देख लिए हुए हैं, ये सारे मुद्दे हमने देख लिए हुए हैं। कुछ चीजें और देख लेते हैं फटाफट।
नोट में देखो क्या है, नोट उल्लेखनीय है कि एनडीपी जिसको हम लोग शुद्ध घरेलू एनडीपी जिसको हम लोग बोल रहे हैं शुद्ध घरेलू उत्पाद के आंकड़ों का इस्तेमाल दुनिया के विभिन्न अर्थशास्त्रियों की तुलना के लिए नहीं किया जाता है, ठीक है, अर्थव्यवस्थाओं की तुलना के लिए नहीं किया जाता है। तो कहां पे किया जाता है, एक बार देखो, इसकी वजह है कि दुनिया की अलग अलग अर्थव्यवस्थाएं अपने यहाँ घिसावट की अलग अलग दरें निर्धारित करती है। जैसे कि हमने अभी देखा हुआ था भारत में मकान के लिए क्या है 1% का घिसावट दर को रखा गया हुआ है। हो सकता है अमेरिका में ज़्यादा हो या कम हो, इसका कुछ अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है। तो इसी वजह से आप देख रहे हैं कि जो भी विभिन्न अर्थव्यवस्थाएं हैं दुनिया की तुलना के लिए नहीं किया जाता है, क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पे कि दुनिया के अलग अलग अर्थव्यवस्थाएं अपने यहाँ घिसावट की दर अलग अलग निर्धारित करती हैं। सकल राष्ट्रीय उत्पाद ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। देश के निवासियों द्वारा देश में या विदेश में एक वर्ष में किए गए अंतिम रूप से उत्पादित कुल वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को सकल राष्ट्रीय उत्पाद, ठीक है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट कहा जाता है। बात समझ में आ गई? यहां पे आ गए ना, देख रहे हो, यहां पे जीएनपी में सारे आ गए, देश में या विदेश में। लेकिन जब हम जीडीपी की बात कर रहे हैं तो केवल देश की हम बात कर रहे थे, केवल देश में जो है केवल देश में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य की बात कर रहे थे। लेकिन यहां पे देखें जीएनपी में, सकल राष्ट्रीय उत्पाद में देश और विदेश दोनों को भी शामिल कर लिया गया है। अर्थात यहां पे फॉर्मूला देखेंगे कि जीएनपी इज इक्वल टू जीडीपी, और इसमें क्या घटाएंगे हम, विदेशियों द्वारा देश में उत्पादित अंतिम वस्तु और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य। इसको घटा क्यों रहे हैं भाई? घटा इस वजह से रहे हैं कि विदेशी यहां पे आए हैं तो सिर्फ भारत का आर्थिक समृद्धि के लिए या विकास के लिए नहीं आए हैं भाई, वो कुछ पैसा कमाने के लिए आए हैं। यहाँ से कुछ चीज़ें क्या है, अपने परिवार के लिए आप कह सकते हैं कुछ पैसा भेजते हैं, कुछ चीज़ें भेजते हैं, तो उसको क्या है घटा दिया जाता है। जीएनपी में इसको ऐड नहीं किया जाता है। लेकिन ध्यान रखना, विदेश में जो भारतीय हैं, आप कह सकते हैं विदेश में जो देश के नागरिक हैं, इन देश के नागरिकों द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य ऐड कर दिया जाता है, जिससे क्या भरपाई पूरी हो जाती है, ठीक है। विदेशी कोई हमारे यहाँ रह रहा है तो ऑब्वियस सी बात है अपने यहाँ कुछ ना कुछ पैसा भेजेगा। हमारे यहाँ के लोग जो है वो विदेश में रह रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है हमारे देश में कुछ ना कुछ पैसा भेजेंगे। तो उसको हम लोग कैसे निकालते हैं, जीएनपी इज इक्वल टू जीडीपी माइनस विदेशियों द्वारा देश में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं, और प्लस विदेश में रह रहे जो देश के नागरिक हैं उनके द्वारा भी कुछ चीजें भेजी जाती हैं, तो उनके लिए भी हम क्या करते हैं, उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को ऐड कर दिया जाता है। और इस प्रकार आप देख रहे हैं कि ये जीएनपी निकल के आ जाता है, जीएनपी निकल के आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, जीएनपी के विदेशों से होने वाली आय में निम्नांकित पहलू शामिल हैं। एक बार देख लो फटाफट क्या क्या इसमें पहलू शामिल हैं, फिर हम लोग इसको क्लोज करते हैं, ठीक है। एक तो निजी प्रेषण है, प्राइवेट रेमिटेंस से यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसको हम लोग थोड़ा बड़ा मुद्दा है तो इसको हम लोग कल करेंगे, ठीक है। ये थोड़ा सा बड़ा मुद्दा है, इसको हम लोग कल करेंगे क्योंकि इसके उपयोग भी हैं, फिर शुद्ध राष्ट्रीय इसके बारे में, ठीक है। तो हम लोग कल यहाँ से करेंगे, देख लो भाई, यहाँ से करेंगे जीएनपी के विदेशों से होने वाली आय में निम्नांकित पहलू शामिल होते हैं, तो वो कौन कौन से शामिल होते हैं उसकी हम लोग बात करेंगे कल से, ठीक है। इसको आप देखते रहो और बहुत अच्छी क्लास होने वाली है। इसको देखते रहो, पीडीएफ इसको दो, पीडीएफ अगर मिलेगी तो आपको अरुणोदय आईएएस ऑफिशियल एक टेलीग्राम ग्रुप है उसको ज्वाइन करेंगे तो मिल जाएगी पीडीएफ, ठीक है। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, बाय बाय।